अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का। होप सो हमारा स्टार्ट अच्छा रहेगा। ये हमारा सिलेबस है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑडिट। ये जॉब हमें कहाँ कहाँ काम देगी या ये सिलेबस, वो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले FPSC के तमाम कॉमर्स के टेस्ट, FPSC, PPSC के तमाम कॉमर्स के टेस्ट, कॉमर्स MBA, एटॉमिक में जो जॉब्स आती हैं, NTS में जो जॉब्स आती हैं, OTS में जो जॉब्स आती हैं, ठीक है। इसके अलावा नेशनल जॉब पोर्टल पर जो जॉब्स आती हैं, इन जॉब्स के अलावा किसी इंटरव्यू, स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में भी ये आपको काम देगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए देख लें। तो हम सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिखे हुए हैं। ये पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। अब यकीनन जो आप में से जो भी तैयारी के लिए बैठे होंगे, लेक्चर ओपन करके बैठे होंगे, एट लीस्ट उनके पास बी काम होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्योंकि पहला लेक्चर है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपके पास 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए एट लीस्ट BPS 16 तक अप्लाई करने के लिए। 14 ईयर एजुकेशन। अब कॉमर्स में 14 ईयर एजुकेशन हम कह सकते हैं ADP कॉमर्स या फिर BCom या BBA। इससे ज़्यादा है तो ठीक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए कमीशन की जॉब्स को, क्योंकि फेडरल BPS 16 से लेकर 19-20 तक जॉब्स देती है या 21 तक। नीचे की जॉब्स पहले स्केल से लेकर 15वें स्केल तक यहाँ जॉब नहीं आती। ना ही वो मेरी फील्ड है और ना ही मैं वो पढ़ाता हूँ। तो ट्राई करें, अगर आपने 14 ईयर एजुकेशन हासिल कर भी ली है तो 16 तक ही आने की ट्राई करें। इससे नीचे का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ट्राई इसी सिलेबस की ही करें। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर हमने पढ़ने हैं। एक हो गया अकाउंटिंग, दूसरा है स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पज़। जनरल लेजर ये तीसरा है। चौथा एडजस्टमेंट। पांचवा प्रिपरेशन एनुअल बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग, हेड ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑब्जेक्शंस, पेपरा रूल्स, IT और पेंशन डॉक्यूमेंट्स। ये 11 हैं। इनमें हो सकता है किसी में पेंशन डॉक्यूमेंट ना आए, किसी टेस्ट में हो सकता है बेसिक IT ना आए, हो सकता है किसी में डेप्रिसिएशन वगैरह ना आए। ठीक है, तो लेकिन ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी टेस्ट में आ सकती है। डिपेंड करता है किस मिनिस्ट्री ने जॉब ऑफर्स की हैं। अगर अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का टेस्ट है तो ये सारे आएंगे। कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स का टेस्ट है तो सारे आएंगे। ठीक है, अब हमने इसे कैसे पढ़ना है, हमने अपनी तरतीब से सेट करना है। ये देखें, हमने सबसे पहले तो हेड ऑफ अकाउंट पढ़ने हैं, ये 1। उसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है तीसरे पर, यहाँ पे या इसी में ही आ जाएगा, सेकंड में ही आ जाएगा। तीसरे पर फिर हम एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन पढ़ लेंगे। यानी हम सबसे पहले अकाउंटिंग वाला पोर्शन पढ़ लेंगे। ये जो पोर्शंस हैं ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाने पड़ेंगे, ये आपके याद करने वाले हैं। पेपरा रूल्स हो गए, बेसिक IT नॉलेज हो गए, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स हो गए। सीनियर एडिटर के नाम से कोई भी इल्मी कारवान या वेंस की आप किताब लिख लें, आप लेकर पढ़ लीजिएगा, आपके सारे टॉपिक वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सीनियर एडिटर, सीनियर एडिटर। अच्छा, ये ख्याल कीजिएगा, इसमें जनरल नॉलेज आपने बिल्कुल तैयार नहीं करना। 100 मार्क्स का टोटल आपका जो पेपर आएगा वो इसी सिलेबस से आएगा। कोई आपने जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामियात याद नहीं करनी। ठीक है, उसमें आप इल्मी वालों की कोई किताब ले लें, कोशिश कीजिएगा लेटेस्ट एडिशन लें। वेंस वालों की ले लें, वर्ल्ड टाइम्स, जहांगीर सेक्स सीरीज, जहांगीर
वर्ल्ड टाइम्स की किताब है। और चौथे नंबर पर देख लें कारवान। डोगर्स की कोई किताब नहीं लेनी आपने, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डोगर वालों की वैसे भी किसी टेस्ट में कोई किताब नहीं लेनी। होप सो आप समझेंगे। या इसी किताब को अकाउंट ऑफिसर, या फिर हम इसी किताब का नाम रख लें कॉमर्स के एमसीक्यूज। आपके 16-17 ग्रेड के टेस्ट हैं तो कोई ऐसी किताब लें जिसमें ये क्राइटेरिया हो, अकाउंटिंग हो, मिल जाएगी आपको, मतलब बहुत सी किताबें होती हैं। इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस लॉ हो, मैनेजमेंट के बहुत से सब्जेक्ट्स हों, कास्ट अकाउंटिंग हो, कंपनी अकाउंट्स हों, ठीक है। इसके अलावा आपकी बिज़नेस के बहुत से कंसेप्ट हों जिसमें आपने जिन्होंने ए लेवल या फिर आई कॉम बी कॉम किया है तो उनको मैं रेकमेंड कर दूं, अकाउंटिंग कंपलसरी है किसी भी जॉब को टैकल करने के लिए। बिज़नेस की किताब जिसे इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस कहते हैं या असूल तिजारत, बैंकिंग की किताब, इनके अंदर जो कंसेप्ट है ना वही एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की किताब आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आप लगा लें बिज़नेस लॉ और ऑडिटिंग। लॉ को मैं नहीं रिकमेंड कर रहा, आपको सारी आती होगी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अकाउंटिंग में कास्ट अकाउंटिंग, ये बहुत ही ज़रूरी है। कास्ट अकाउंटिंग ना, ये सेकंड रिकमेंडेशन में लिख लें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी रिकमेंडेशन। पढ़ते रहें मुसलसल, क्योंकि आपने जो भी ये टेस्ट, आप पहले टेस्ट पे नहीं रहिएगा, आपके रहेंगे, मान लें आज 2025 है तो 2027 तक, इन 2 सालों में एटलीस्ट आप मोर देन 50 टेस्ट देंगे, कहीं तो आपका लक काम कर जाएगा। ठीक हो गया। तो सारे टेस्ट दीजिएगा, फेडरल के, एटॉमिक के, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, जो भी आपकी प्रोविंस में टेस्ट हो रहे हैं, किसी एक को भी ना छोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि आपने आगे 30-35 ईयर्स उसी जॉब को कंटिन्यू करना है। और 16 में सिलेक्ट होने का मतलब है, आप अगर आपका डिपार्टमेंट एक नॉर्मल डिपार्टमेंट भी है जिसमें प्रमोशन ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहे, फिर भी अगर आप 8 से ज़रब दें और 32 साल सर्विस करें आप, 32 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 प्रमोशन तो आपको मिलेंगे। पहले आप 17 में आएंगे, 18 दूसरा, 19 तीसरा और 20वें ग्रेड में रिटायर्ड होंगे। और अगर डिपार्टमेंट अच्छा मिल गया है, 3 या 5 साल बाद प्रमोशंस हैं, या पहले 3 साल बाद कोई टेस्ट देकर 17 मिल गया है, फिर 8 साल बाद स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है 21वें ग्रेड पर रिटायर्ड हो। 16 ग्रेड पर ही गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस दे देती है। किसी भी डिपार्टमेंट में बिग सिटी अलाउंस आपका 27,000 होता है, प्लस स्टार्टिंग सैलरी आपकी 45 या 50,000 होती है। तो आई थिंक किसी भी प्राइवेट जॉब से ये जॉब बेटर है। 82,000। अच्छा, लीव्स आपकी आप पढ़ लीजिएगा, 24 कैजुअल लीव हैं, करें ना करें ज़ाय हो जाएंगी। 48 LFP हैं, आप चाहें तो सेव करें, लाइफ टाइम ले लीजिएगा हर साल की, ठीक है। 18 गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं। और फेडरल FPSC में सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो 52 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते में 2 छुट्टियाँ, तो 104 ये हो गई। आई थिंक ये 200 डेज़ बनते हैं। तो इसका मतलब है आप सिर्फ 165 डेज़ ऑफिस में जाएंगे। उसमें भी आपके पास एक ऑप्शन होता है शॉर्ट लीव का। अगर आपको कहीं आपका डिपार्टमेंट अगर बहुत सख्त है तो फिर आप इसको यूज़ करें। यूज़ से मुराद आप कह दें मुझे काम है, मुझे जाना है। हम तो मतलब इतना नहीं वो करते, हफ्ते में 2 से 3 दिन ही जाते हैं। तो आप प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। बस ये है कि आप अपनी टेबल पर अपना काम मुकम्मल रखें, पेंडिंग ना रखा रहे, ठीक है। तो अदरवाइज़ कोई आप पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई केस नहीं बनता। आप इजीली लाइफ टाइम अपनी लाइफ का फ्रीडम ना इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। होप सो ये इतना काफ़ी है। अब हमें सिलेबस की तरफ जाना चाहिए। यकीनन अगर आप में से कोई कमीशन की तैयारी कर रहा है उसने ये सारी चीज़ें देख ही ली होंगी। आ जाए, यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। 1 मिनट देखते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे सिलेबस का है। ठीक हो गया।
अब जहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना अकाउंटिंग के पोर्शन से, देखें ये अकाउंटिंग कंपोनेंट्स होते हैं। एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज़ हो गई, कैपिटल, ड्राइंग्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। 5 कंपोनेंट होते हैं। आमतौर पर ड्राइंग्स को काउंट नहीं करते वो। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि इनके नॉर्मल बैलेंसेस क्या हैं। ठीक है, ये इनके नॉर्मल बैलेंसेस हैं। आपको पढ़ाया गया होगा, ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो डेबिट, ज़्यादा होगा, ऐसे कुछ पढ़ाया गया होगा। एक तो इनका कोई मतलब नहीं होता डेबिट क्रेडिट का, ये बस 2 अलग अलग कॉलम्स में लिखने के लिए उनको जो नाम दिए गए हैं वो हैं। अब देखें ये जो 2 हैं ना, इनके जो ओरिजिनल बैलेंसेस मैंने ये येलो हाइलाइटर में पॉइंट आउट किए हैं, ये अब आप समझ लें ये इनके ओरिजिनल बैलेंसेस हैं। ये इनके वजूद का सबूत है। जैसे अगर आपके पास कैश आएगा तो आप कैश को डेबिट करते हैं, इसका मतलब है पहली बार जब बिज़नेस के पास कैश आएगा तो ये इसका वजूद कायम होगा। पहली बार जब बिज़नेस फर्नीचर ख़रीदेगा तो फर्नीचर डेबिट होगा और इसका वजूद कायम होगा। अब ये क्रेडिट कब होगा? जब ये ख़त्म होना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब इनका ओरिजिनल जो शेप है वो डेबिट की है। जब ये बढ़ेगा तो ये सारे बढ़ोतरी के बैलेंस हैं। ठीक हो गया। और सेकंड में अगर ये कम होगा तो क्रेडिट, इसी तरह लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो क्रेडिट, कम होंगी तो डेबिट। ये हो गया। बाकी 4 का जो ओरिजिनल बैलेंस है वही रहेगा, आप उसको कम नहीं कर सकते। मतलब कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकता, इस पोर्शन को देखें, और ड्राइंग्स कभी क्रेडिट नहीं हो सकते, रेवेन्यू कभी डेबिट नहीं हो सकता और एक्सपेंस कभी क्रेडिट नहीं हो सकते। गवर्नमेंट जॉब की टेस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल्स को देखना ज़रूरी है। होंगे आप में से कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स अगर उसने पढ़े हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन ली है, आगे जाके रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ वो छेड़खानी करता है, रिवर्सिंग एंट्रीज़ में, एडजस्टिंग एंट्रीज़ में, करेक्टिंग एंट्रीज़ में। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स के लिए यही ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपसे बहुत अच्छे लेवल का टेस्ट नहीं लिया जा रहा, ये भी याद रखिएगा। अगर होता तो फिर सिलेबस ये ना होता। ये देख रहे हैं सिलेबस, ये वो सारा सिलेबस है जो आपने आई कॉम में पहली बार जब आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी तब ये चीज़ें पढ़ी होंगी। हेड्स ऑफ अकाउंट्स ये रहे आपके, एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, ड्राइंग। अगर उसने हाई लेवल टेस्ट देना होता तो वो यहाँ स्टैंडर्ड्स लिखता कि IAS 1, IAS 2, IAS 3, 4, 5, 6, तो वो नहीं है। ना ही आप PhD करने जा रहे हैं। आपने सिंपल एक चेयर पे बैठ के सारी ज़िंदगी अकाउंट्स का काम करना है। अकाउंट्स का गवर्नमेंट सेक्टर में क्या काम होता है? या पैसे आने का या जाने का, या हल्का सा बजट बना लेना है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना, इन चीज़ों को रट्टा लगा लेना है। अब देखें ये रेवेन्यू एक्सपेंस हो गए। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, आपके पास जो पहले 3 अकाउंट्स हैं, एसेट्स, ये हो गया, एसेट हो गया, लायबिलिटीज़ हो गया, कैपिटल, इन्हें परमानेंट अकाउंट्स कहा जाता है। ये याद रखना है आपने। और जो अगले 3 हैं, ड्राइंग्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इनको टेम्परेरी अकाउंट्स कहा जाता है। ये याद करना है आपने। इनमें से ये जो 2 हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये यूज़ होते हैं इनकम स्टेटमेंट, या जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी या इस्लामी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो वहाँ पर ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लोकल बुक्स हैं वहाँ। जिन्होंने BZU से पढ़ा है उन्होंने इंटरनेशनल किताबें पढ़ी हैं। लार्सन की बुक पढ़ी होगी BCom में, लार्सन चिपाटा की बुक या डोनाल्ड कीसो की किताब। तो उसमें क्या है कि उसमें फिर ओरिजिनल वर्ड इनकम स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो ये किस काम होती है? बस आपने क्या देखना है, आपकी रेवेन्यू कितनी है, उसमें से अखराजात मैनेज करने हैं, और आपका या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर आपको इसको तरीके से पढ़ाया जाता है कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैनेज होते हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर इंटरेस्ट मैनेज होता है। वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इन चीज़ों को फ़िलहाल याद कर लेना है। फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से यहाँ अगर आप इन 2 को देखें तो इनमें होती है चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट, वो इन 2 से बनाई जाती है, ये आपको याद हो। फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फिर कॉम्बिनेशन होता है इन्हीं 3 परमानेंट अकाउंट्स का, एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल, जिसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन
बिल्कुल शुरू में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये जो है ना ये परमानेंट अकाउंट्स है। अब क्या है, इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस ट्रांसफर हुआ चेंजेस इन इक्विटी में, और चेंजेस इन इक्विटी का बैलेंस ट्रांसफर हुआ यहाँ पे कैपिटल वाले पोर्शन में। एसेट और लायबिलिटीज जैसे ट्रायल बैलेंस में लिखे थे आपने वैसे वैसे लिख देने हैं। तो ये वो एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा। अब आ जाए उन चीज़ों पर जो ज़्यादा आपको तंग करेंगी क्वेश्चंस में, या जिसके बगैर आप पढ़ ही नहीं सकते। अकाउंटिंग साइकिल आपने पढ़ना होगा। बहुत से स्टूडेंट्स शायद ये सोचें कि हम वो क्यों नहीं पढ़ रहे जो सिलेबस में है। तो वो इसलिए नहीं पढ़ रहे अभी क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा ना, आप मुझे बहुत तंग करेंगे लेक्चर के दौरान, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग साइकिल की समझ होना बेहद ज़रूरी है। अकाउंटिंग साइकिल ही अगर आप समझ लें, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ आपके सारे टेस्ट एटलीस्ट पास होना शुरू हो जाएंगे। आप 45-50 नंबर लेना शुरू कर देंगे। देखें, पढ़ा हुआ सारा ही है आपने, हम थोड़ा सा ही देखेंगे। सबसे पहले देख लें इस पोर्शन को। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, और जर्नल एंट्री हमें पता है एक साइड डेबिट और सेम इक्वल एक साइड क्रेडिट। बस इन दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। कंपाउंड एंट्री हो गई तो हो सकता है 2 डेबिट हों 3 क्रेडिट हों, यानी एक से ज़्यादा डेबिट क्रेडिट जब मिल जाएं तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, लेजर बनाना है। यही जर्नल की इस अमल को पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल से आप जब आप लेजर की तरफ जाएंगे, ये एमसीक्यूज आ सकता है, व्हाट इज़ पोस्टिंग। ठीक है, नीचे फिर ऑप्शंस दिए होंगे। लेजर से फिर आप ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे, इस अमल को भी पोस्टिंग कहते हैं। और ये भी आपको पता होगा ट्रायल बैलेंस की 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, और दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद आप जाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज़ की तरफ। सेम जर्नल एंट्रीज़ की तरह आपने जर्नल एंट्रीज़ करनी है, सिर्फ वो वाली जो साल के एंड पर, यानी ये आपका साल है, ये जनवरी की डेट है, आपने पूरा साल ट्रांजैक्शंस की हैं और दिसंबर आ गई, और दिसंबर 31 को आपको पता चला है कि ये चीज़ें रह गई हैं। हमेशा याद रखें, अकाउंट्स के अंदर अगर कोई गलती हो जाए या कोई चीज़ रह जाए तो आप वापस जाके उस गलती को रेज नहीं कर सकते, या उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप यहाँ आएँ तो आप वापस आकर ना उस डेट को कुछ भी पास नहीं कर सकते। चाहे वो जितनी बड़ी गलती गुनाह है वो अब हो गया, वो रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे आपने उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए, कोई चीज़ मिस कर गए हैं या कोई गलती कर गए हैं, यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री करेंगे या करेक्टिंग एंट्रीज करेंगे। सही हो गया। यहाँ पे करके फिर क्या करेंगे, इसी ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकी एडजस्टमेंट करके एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसकी भी दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएंगी, होनी ही चाहिए। जब ये आ जाए फिर आप बनाएंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितनी होती हैं, पहले आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ठीक जा रहा हूँ। ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे, आपके जो 6 कंपोनेंट्स हैं ये ट्रायल बैलेंस में लिखे होंगे, एसेट लायबिलिटीज कैपिटल। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझ लें ये ट्रायल बैलेंस है। आपने लिखे हुए हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, यहाँ कैपिटल है, यहाँ ड्राइंग्स हैं, यहाँ रेवेन्यूज़ हैं और यहाँ एक्सपेंस है। अब ये ऐसे क्यों लिखे हैं मैंने, ये देखें, ये वाली साइड जो है ये डेबिट साइड है और ये वाला साइड जो है ये क्रेडिट साइड है। ट्रायल बैलेंस में ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। जिनके बैलेंसेस डेबिट हैं वो डेबिट पर लिखे जाते हैं, जिनके क्रेडिट हैं क्रेडिट पर लिखे जाते हैं, और इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। अब एक बड़ा ही आसान हल है, आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट्स भी हैं तो याद रखें, आईकॉम में आपने जब इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना,
और मैंने तरतीब में लिखे हैं, मतलब सारे एसेट्स यहाँ ख़त्म, लायबिलिटीज़ यहाँ ख़त्म, कैपिटल और ड्राइंग्स एक ही बार लिखे जाते हैं तो वो यहाँ ख़त्म, रेवेन्यूज़ एक या दो होती हैं वो यहाँ ख़त्म, एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट होती है वो सबसे एंड में लिखे जाते हैं। तो इन तीन चीज़ों की तो लिस्ट ही कम होती है, ये एक बार, ये एक बार, रेवेन्यू मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक बार है, और वो क्या होती है, नॉर्मली वो लिखी होती है या तो सेल्स अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग है तो, या मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर होती है सर्विस रेवेन्यू, ख़त्म बात। और हो सकती है इंटरेस्ट रेवेन्यू हो, रेंट रेवेन्यू हो, ठीक है, तो वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर वो लिखी हुई है तो आप यहाँ लिख दें। आपने क्या करना है, सिर्फ इन दो पोर्शन को उठाना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एक साइड पे सारी रेवेन्यूज लिख दें, एक साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिख दें, जो फ़र्क आएगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, बात ख़त्म। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है आपने वैसे ही बनानी है। हाँ, याद रखना इनकम स्टेटमेंट भी यही बनी हुई है, लेकिन उसमें यह है कि वो प्रॉपर सीक्वेंस में, कुछ रेवेन्यूज शुरू में लिख दी गई, कुछ एक्सपेंस शुरू में होंगी, यही दो चीज़ें, बाकी चार कंपोनेंट को अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो इनकम स्टेटमेंट में शामिल हो। आप कभी ध्यान से इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ना ही नहीं होता। देखिए ना, जिस बंदे को समझ आ गई है वो क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा लाइन, और इस साइड पर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स होंगी ना, इस साइड सबको यहाँ लिख देगा, एक्सपेंस सबको यहाँ लिख देगा, बात ख़त्म। ये आपको नफ़ा नुकसान दे देंगी। फिर आपने बनानी है चेंजेस इन इक्विटी। कैसे बनेगी, आपके पास एक कैपिटल की अमाउंट है, कैपिटल की अमाउंट में से ये जो नफ़ा नुकसान आपने निकाला है, अगर प्रॉफिट है तो जमा कर दें, और यहाँ से ड्राइंग्स उठा के मैनेज कर दें। ये आपका ये चेंजेस इन इक्विटी भी बन गई, ठीक हो गया। ये हो गया। अब बाकी क्या बचा, ये देखें, ये भी ख़त्म हो गया, ड्राइंग्स और कैपिटल। अब बचे एसेट्स और लायबिलिटीज़, और अब आपने बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट्स लिख दें, एक साइड पे लायबिलिटीज़ लिख दें, और इसका जो आंसर हो वो लायबिलिटी वाली साइड पे लिख दें, नेट कैपिटल के नाम से, कैपिटल नेट। आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। बस इतना सा काम है। अब एमसीक्यूज़ वो किस किस तरह के पूछेगा वो फिर हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के वक्त हम देखेंगे। इन चीज़ों का याद होना ज़रूरी है। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि हर पेपर में सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे, जो हम सिर्फ 5 दिनों में पढ़ने वाले हैं, 20-25 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे हर पेपर में, पीपीएससी हो, एफपीएससी हो। ना सिर्फ एमसीक्यूज़ आएंगे, फिर जो हेल्प करेगा ये आपको तमाम टॉपिक्स को समझने में। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, हम छोड़ देते हैं। और 5वीं है वर्किंग नोट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने किसी कंपनी की देखी हो तो उसमें जब भी कोई मेथोलॉजी चेंज होगा, कंसेप्ट चेंज होगा, प्रिंसिपल चेंज होगा, तो उस पर प्रॉपर वर्किंग नोट्स होते हैं, या कोई एडजस्टिंग एंट्री है, करेक्टिंग एंट्रीज है। बहुत उम्दा लेवल की अकाउंट्स की चीज़ें हैं, तो हम दोनों को छोड़ रहे हैं। कैश फ्लो को भी, कैश फ्लो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, तो याद रखें ये 4 क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, जब पढ़ेंगे फिर देखेंगे। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें यही 3 चीज़ें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को आप सेम ऐसे समझें कि आपने अपनी बैलेंस शीट को उठाकर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना दिया। आपने ये बैलेंस शीट बनाई है ना, सेम ऐसे ही पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, पोस्ट क्लोजिंग टी बी। ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर क्या होगा, एसेट्स, क्रेडिट साइड पर लायबिलिटीज़ और कैपिटल। यही सेम इधर आ जाएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कैपिटल में, शायद आए, ये है। उसके बाद होती है रिवर्सिंग एंट्रीज। शायद ही कोई सवाल है, रिवर्सिंग एंट्री से आपका कोई इतना वो ताल्लुक नहीं है, आमतौर पर तो सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। आगे देखते हैं। शुरू में आप थोड़े बोर हो जाएंगे, आप तो हो ही जाएंगे क्योंकि मैं भी हो रहा हूँ। अच्छा,
उसके बाद देखें, अब थोड़ा सा बिज़नेस को समझते हैं हम। यहाँ पे बिज़नेस क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं। मैंने शुरू में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि सारे सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही ये देखते होंगे तो उनको ये पता होता है। हमेशा याद रखें कि ओनर और बिज़नेस का रिलेशनशिप, आपकी बहुत सी जर्नल एंट्रीज इसलिए गलत हो जाती हैं, आपको इस रिलेशनशिप की समझ नहीं होती, और बहुत से एमसीक्यूज भी इसलिए गलत हो जाते हैं। ठीक है, और इन कंपोनेंट्स की आपको समझ भी आ जाएगी। ये देखें, ये है नेचुरल पर्सन जो कि हैं हम लोग। अवैस मुश्ताक जैसे मैंने एक बिज़नेस शुरू किया मिस्टर कॉरपोरेशन के नाम से। ये मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, एक आर्टिफिशियल पर्सन स्टार्ट कर दिया। अब आज से ही हम दो अलग अलग पर्सनैलिटी बन गए, एक पर्सनैलिटी नहीं है हम लोग। अब मैंने इसमें पैसा लगाना है, मान लें मैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने इसमें पैसा लगाया, उस पैसे को ये क्या कंसिडर करेगा, वो जो पैसा इसके पास कैश की फॉर्म में आएगा उसे वो कहेगा ये मेरा एसेट है, और क्योंकि मालिक ने दिया है तो कैपिटल क्रेडिट करेगा। मैं आपको यहाँ साथ में आपकी जनरल एंट्री के हिसाब से भी बता देता हूँ। जब आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक हो गया, ये डेबिट और ये क्रेडिट। पहली जनरल एंट्री आप सबने पढ़ी होगी। अब हो सकता है मालिक ने ये पैसा कैश के अलावा भी किसी फॉर्म में दिया हो, कैश दिया हो, ठीक है, इक्विपमेंट दी हो, बिल्डिंग दी हो, ठीक है, या कुछ और मतलब उसने दिया हो, फर्नीचर दिया हो, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर आपने क्या करना था, बिजनेस को जो चीज़ जिस फॉर्म में मिलेगी बिजनेस वैसे ही लिखेगा। बिजनेस ने लिखा मालिक ने मुझे क्या दिया, फर्नीचर दिया, कैश दिया, बिल्डिंग दी, मालिक ने ही देनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिजनेस पर हमने एक अकाउंटेंट बिठाया हुआ है, मिस्टर एम, ये उसका नाम है। जैसे ही बिजनेस को कुछ लेने जाते हैं ना, वो दरमियान में आ जाता है यहाँ पे। वो कहता है मुझसे पूछ के देनी है, कुछ भी देना है बिजनेस को। तो आप हमेशा एक अकाउंटेंट अपने माइंड में रखें, खुद को ना मालिक समझिएगा, हैं आप मालिक, लेकिन खुद को वो अकाउंटेंट मत समझिएगा वरना एंट्रीज गलत होंगी। वो कहेगा आप कुछ भी बिजनेस को नहीं दे सकते रिकॉर्ड करवाए बगैर। ठीक हो गया। अब आपने जो भी चीज़ें दी, ये 10 रुपए का फर्नीचर दिया, 5 रुपए कैश दिया, 15 रुपए की बिल्डिंग दी, ये मुझे बताना था। क्यों? क्योंकि ये टोटल 30 रुपीज़ है, मैंने एज अ कैपिटल लिखना है। अब बिजनेस 30 रुपीज़ से नहीं चल रहा तो मैं क्या करूँगा, कुछ लोन लूँगा। अब दो तरीके हैं, या तो लोन मैं लूँ, अब इस एंट्री को समझेगा, ये नॉर्मल किताबों में नहीं होती। मैंने खुद जाकर किसी बैंक से लोन लिया, यहाँ पे समझेगा, ये बंदा गया पर्सनल लोन ले लिया, मैंने बिजनेस का लोन नहीं लिया, और आकर बिजनेस में लगा दिया। तब भी मैं इसे क्या, एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल, 15 रुपए का लोन लिया था। अब बिजनेस को इस बात से कोई सरोकार नहीं है आपने लोन कहाँ से लिया है, बिजनेस आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। हाँ, या तो मैं लोन लेने जाऊं, दूसरी कंडीशन में ये बंदा लोन लेने गया और बैंक से कहा कि मेरा बिजनेस है मिस्टर कॉरपोरेशन के नाम से, उसको लोन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब अलग अलग पर्सनैलिटीज हो गई है ना। फिर क्या जनरल एंट्री होगी, बिजनेस को जो कैश मिलेगा ना 15 रुपए, वो लायबिलिटी कहलाएगी बैंक लोन के नाम से बिजनेस की। तो सोर्सेज आप समझिएगा, सोर्सेज आपको समझा देता हूं। बिजनेस के पास जो भी कुछ बन रहा है ना एसेट्स की फॉर्म में, उसके दो ही सोर्स हैं, एक कैपिटल जो कि मालिक लगा रहा है, और एक लायबिलिटी जो कि वो बाहर से। फर्क क्या है दोनों में, जहां से कैपिटल आ रहा है ना, कैपिटल वाला इस उम्मीद पर है प्रॉफिट हुआ तो मेरा, लॉस हुआ तो मेरा, जबकि लायबिलिटी वाला किस उम्मीद पर लगा रहा है कि मैंने इससे इंटरेस्ट लेना है, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो। ये फ़र्क है कैपिटल लायबिलिटीज़ का। उसे क्यों लायबिलिटीज़ कहते हैं, यानी वाजिबात कहते हैं हम उसे। कोई भी फिनेंशियल बर्डन, कोई भी फिनेंशियल जिम्मेदारी जो हम पर डाली जा रही है। अब ये जो 15 रुपये इसने दिया है, ये खामोश तो नहीं बैठेगा, ये साल के बाद, सॉरी ये वाला, ये क्या कहेगा, मुझे इस पर 10% या 20% सूद चाहिए साल का, 20%,
अब आप नफ़े में हो नुकसान में हो, 3 रुपये आपने इसको देने हैं। मालिक क्या है, मालिक ने मान लें साल के एंड पर 10 रुपये नफ़ा कमाया, उसमें से 3 रुपये पहले इसको देगा, 7 रुपये इसका नफ़ा है। अब मालिक के खुद पर है, 7 रुपये या तो घर ले जाए या मज़ीद बिजनेस में क्या कर दे, फिनांसिंग कर दे। घर ले जाएगा तो हम इसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ये जो सिनेरियो है ना मुकम्मल, पहले इसको समझें। रट्टा नहीं लगाना। आपने आई कॉम में जो पता है यहाँ कैसे आई कॉम बी कॉम पास कराया जाता है, इसलिए आप टेस्ट में फ़ेल हो रहे होते हैं। ठीक है, वो जनरल एंट्रीज ऐसे बना देते हैं, ऐसे डेबिट क्रेडिट ऐसे, ये बन गई जनरल एंट्री। यहाँ पे आपको जमा कर रट्टे लगवाते हैं और याद करवाते हैं आपको। ठीक है, तो सही है, कोई बात नहीं। आपने किया आई कॉम बी कॉम तक, मुझे भी ये सारी बातें एम कॉम में ही समझ आई थी। बी कॉम तक हम भी ऐसे ही मतलब लेफ़्ट राइट की गेम खेलते रहे कि ये जो आ जाए इसको लेफ़्ट पे डाल दो, ये जो आ जाए राइट पे डाल दो, तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सवाल आएंगे, व्हाट इज़ लायबिलिटीज़, और अगर इंटरेस्ट लिया है, और अब सवाल क्या पूछेगा कि पूरे साल बिजनेस को नफ़ा हुआ है, ये इसी मिसाल को यूज़ करते हैं, 10 रुपये, और हमने लोन लिया हुआ था 15 रुपये, उस लोन पर 20% इंटरेस्ट है, बताओ नेट प्रॉफिट कितना है। तो जब तक आप इंटरेस्ट अमाउंट मैनेज नहीं कर लेते ना, 3 रुपये, ये 7 रुपये नेट प्रॉफिट है। या हो सकता है कहे नेट प्रॉफिट इतना है, 20% इंटरेस्ट है, 15 का लोन लिया हुआ था, बताओ अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी होगी, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। अब समझ जाना चाहिए, इस पर इंटरेस्ट है 3 रुपये, ये 3 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है, 7 रुपये नेट इनकम है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट माइनस होकर 7 रुपये आई है, तो इसको जब जमा करेंगे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ये वाला ठीक हो गया। चले रेस करते हैं इनको, और ये कैपिटल लायबिलिटीज़ की बहस हो गई हमारी कंप्लीट। ज़्यादा आपने जल्दी जल्दी इसकी तैयारी नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जब आपने इतना लंबा कैरियर इसी की बेस पे गुजारना है तो इसकी तैयारी आपने, टाइम है तो भले ही आप 8-8 घंटे पढ़ें, मेहनत करें, लेकिन इतना ज़्यादा जुनूनी होकर तैयारी नहीं करनी। चलो नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पर एक अच्छा कंसेप्ट और है, हम उसको देखते हैं। इसको देखें, जब मालिक दे रहा है बिजनेस को, तब तो समझ आ रही है कि कैपिटल का वर्ड यूज़ हो रहा है। जब हम अपने घर के खर्चे के लिए, मालिक ज़ाहिर सी बात है नफ़ा कमाएगा, जैसे यहाँ प्रॉफिट उसने कमाया 2 लाख रुपए एक साल में, अब उसने घर भी तो इसी पैसों से चलाना है, तो जितने भी पैसे वो बिजनेस से उठाएगा, तब ये अकाउंटेंट क्या कहेगा उससे, ये वाला जो अकाउंटेंट है ये उससे कहेगा, जैसे आप कोई चीज़ बिजनेस के अंदर रखते हैं तो रिकॉर्ड होती है, जैसे ही आप कुछ उठाएंगे वो भी इन्हीं में से कुछ उठाएंगे। आपने कोई चेयर भी उठाई ना, तो वो कहेगा यार मैंने तो घर से खुद ही लाया था चेयर, अब मुझे वापस घर में चाहिए वो चेयर, मेहमान आ गए। तो वो कहेगा ठीक है, जब आप लाए थे तो मैंने एंट्री की थी, अब आप ले जाएं, मैं एंट्री करूँगा। ठीक है,
तो वो क्या एंट्री करेगा, लिखेगा ड्राइंग्स डेबिट, जो कि हमेशा डेबिट होती हैं, और फर्नीचर क्रेडिट। अब हो सकता है जब आपने वो चेयर लाई हो, जो फर्नीचर लाया हो, वो 15 रुपए का हो, अब वो बिजनेस में यूज़ हो चुका है, अब वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा इसकी मार्केट वैल्यू लगवा कर लाएं। जब इसमें हमने पुट किया था तब भी मार्केट वैल्यू लगवाई थी अकाउंटेंट ने, अब मार्केट वैल्यू उसकी लगी 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये लगी मार्केट वैल्यू, तो ये 12 का ही रिकॉर्ड होगा कि आपने घर पर 12 रुपये ले गए। ऐसे बिल्डिंग ले जाएं, कैश ले जाएं, एट द एंड आप ये नहीं कह सकते, बिजनेस ने हो सकता है 2 लाख का नफ़ा निकाला हो और आप घर ले गए हों 1,80,000, और एट द एंड जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हों तो आप देखें कैश में 20,000 पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ये क्या, पूरे साल में मैंने इतना ही कमाया। फिर ये अकाउंटेंट आपको बताएगा कि 1,80,000 की प्रॉपर्टी, चाहे कैश में चाहे फर्नीचर में, आप ले गए हैं घर, तो वो 1,80,000 यहाँ पे नेट इसलिए आपका ओपनिंग कैपिटल जो था, जो आपने लगाया था, मान लें वो 10 लाख था, आपने पूरे साल में नेट प्रॉफिट कमाया 2 लाख, वो जमा हो जाएगा। अब आपका कैपिटल होना चाहिए था 12 लाख। इसीलिए यहाँ से ड्राइंग मैनेज की जाती हैं कि आप ये जो है ना, ये आपने ड्राइंग्स की हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं, अलग से आती हैं। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बिजनेस एंड ओनर की स्टेटमेंट, चेंज इन ओनर्स इक्विटी। तो वो कहता है 1,80,000 आप घर ले गए हैं ना, वो खर्चे का तो नहीं है, खर्चे का तो ये था कि रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, 6 लाख की रेवेन्यूज़ थी, 4 लाख के एक्सपेंस थे, 2 लाख नफ़ा कमाया था बिजनेस ने, वो 2 लाख का नफ़ा यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। अब देखें आप इतने पैसे ले गए, अब आपका नेट कैपिटल बचा हुआ है 10,20,000, मतलब 10 लाख तो आप खुद लाए थे ना बिजनेस में, उसमें से चलें आपने कुछ नहीं उठाया, नफ़े में से आपने 1,80,000 उठाया। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कमाया 2 लाख है, आपने 2,80,000 उठा लिए, इसका मतलब फिर आपने अपना ही कैपिटल वापस विड्रॉ करवाया। जब आप देंगे बिजनेस को तब क्या कहलाएगा, कैपिटल। जब आप बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ उठाएंगे तो कहलाएगा ड्राइंग्स। इसलिए यहाँ देखें, कैपिटल क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। ड्राइंग्स डेबिट होती है, क्रेडिट नहीं होती। यही वजह है, क्योंकि जो अमल है, जो इस पूरे काम का जो अमल है वो ही चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप ला रहे हैं तो कैपिटल, जब लेके जा रहे हैं तो ड्राइंग्स, तो इसका मतलब है एंट्री उलट होने का कोई चांस ही नहीं। समझ गए ना, या तो होना चाहिए था ना कि कैपिटल ही क्रेडिट हो और डेबिट हो, जब आया तो क्रेडिट, जब बिजनेस से वापस लेंगे तो डेबिट। लेकिन जब वापस लेते हैं उसका नाम ही चेंज हो रहा है, ड्राइंग्स नाम रख दिया आपने उसका, तो इसलिए इनका कोई पॉसिबल नहीं है कि ऐसा होगा। ठीक हो गया। इसलिए अक्सर पूछा जाता है कि बताएं कैपिटल किस फॉर्म में डेबिट होता है, तो वो आपने बताना है कि कैपिटल किसी फॉर्म में डेबिट नहीं होता। कैपिटल के डेबिट को ड्राइंग्स कहा जाता है, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। अच्छा, होप सो, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा, या हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। बाकी तो आप पर है कि आप कितनी देर लेक्चर यूट्यूब पर देखेंगे। हाँ, कुछ ऐसी, हाँ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, मुझे याद आ गया। देखें, बिजनेस 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं सर्विसिंग बिजनेस। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो कि शुरू में हर किताब में लिखी होती हैं, लेकिन हमने नहीं पढ़ी।
हमने क्यों नहीं पढ़ी, उसकी वजह है हमारे पेपर पैटर्न। हमारा पेपर पैटर्न दो तरह के, एक इंटर बेस और एक बैचलर बेस। इंटर बेस क्या कहता है, उसमें हमें क्या डेफिनेशन का रट्टा लगाया जाता है या एमसीक्यूज का, और कोई से 3 से 4 चैप्टर हम उसके आसान आसान वाले लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब उससे अकाउंट्स के मार्क्स कितने आते हैं, 90+। तो सही बात है, क्या इतना सारा साल जलील होना जब 90+ आ सकते हैं। अब 18 चैप्टर आई कॉम की बुक में हैं, तो क्यों ना सिर्फ तीन चैप्टर कर लिए जाएं, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक जर्नल एंट्री वाला कर लेते हैं, एक वो रेवेन्यू रसीट्स एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कर लेते हैं। क्या ताल्लुक उनका लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बात तो उनकी भी ठीक है। फिर आ जाएं बैचलर में, 20 नंबर की डेफिनेशन और 4 लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर वाले, 80। अब फिनेंशियल अकाउंटिंग में सेम 20 चैप्टर, फर्स्ट ईयर में 20 चैप्टर हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ 4 अच्छे चैप्टर कर लें। एक इन्वेंट्री वाला कर लेते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, एक फाइनल अकाउंट का कर लेते हैं, सेम कैपिटल रेवेन्यू रसीट, उसमें भी तो ऑप्शंस है ना, 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं 8 या 7 में से, तो 80+ मार्क्स तो उसमें भी इजीली बनते हैं, 70+ बनते हैं। और डेफिनेशन में कुछ सवाल आ जाएंगे, कुछ हमारे वैसे ही तुक्के लग जाते हैं, साथ वाले से पूछ लेंगे। तो नॉर्मल चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज अगर आप ये लेक्चर ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह ये भी है। ठीक हो गया, चले आगे देखें। अब मैं आपको ठीक है, सब पढ़ें, हम भी ऐसे ही पढ़ें, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जब मौका मिल गया है कि अब ऐसे होगा तो ये चीज़ें भी पढ़ लें। सर्विसिंग बिजनेस आपको पता है, जिसमें सिर्फ आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डॉक्टर आ गया, टीचर आ गया, आपके पास कोई स्किल्स है, आप मार्केटिंग करके कमा रहे हैं, मार्केटिंग फर्म है, लॉयर है। 1 स्टेप बिजनेस, फिर 2 स्टेप बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग। ठीक हो गया। इसमें क्या है, आपने चीज़ें परचेज की और प्लस उस पर मार्जिन रखकर उसे सेल कर दिया। करियाना, मैक्सिमम आपको बिजनेस ऐसे ही दिखाई देते होंगे, करियाना स्टोर देख लें, या कोई भी चीज़ जो बंदा सेम बनी बनाई ख़रीदता है, कपड़े की दुकानें देख लें, जूते की दुकानें देख लें, ब्रांड्स देख लें, क्या है, चीज़ें ख़रीदी और बेच दी, मार्जिन को नफ़ा रख लिया। तीसरा, प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग, आपने रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, रॉ मटेरियल कह लें या आपके लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा, उसे परचेज कर लिया आपने, फिर उस पर आपने वर्किंग की, प्रोसेस किया और फिर उसको सेल किया। ज़रूरी नहीं बड़ा बिजनेस हो, तमाम फैक्ट्रीज यही करती हैं। रॉ मटेरियल हर फैक्ट्री के लिए अपना है। अगर आपकी धागा बनाने की फैक्ट्री है तो आपके लिए कपास जो है वो रॉ मटेरियल है। सेम आपने क्या बनाया, उससे धागा बनाया और सेल किया। अगर आपका कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है तो वही धागा आपका क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल बन जाएगा। शुगर, चीनी बनाते हैं तो गन्ना क्या बन जाएगा, गन्ने क्या बन जाएंगे, रॉ मटेरियल, आपने उससे चीनी बनाई। तो कोई भी ऐसा बंदा, बेकरी देख लें, छोटा बिजनेस है, बेकरी क्या करती है, मटेरियल लिया, उससे बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाए और आगे सेल कर दी, तो ये भी प्रोड्यूसिंग बिजनेस है। और उस बंदे ने जिसने बेकरी का आइटम लिया और बेकरी का आइटम ही सेल किया, वो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसिंग बिजनेस। तो ये एक बात समझें। अब आ जाएं, हाँ ये प्रोसेस बता देता हूँ। कास्ट अकाउंटिंग जो आप सारी पढ़ते हैं वो प्रोड्यूसिंग बिजनेस पर होती है, इस पर भी हो सकती है, ट्रेडिंग पर भी हो सकती है, लेकिन कैसे, कास्ट अकाउंटिंग प्रोसेस के 3 ही कंपोनेंट हैं। एक है मटेरियल जो आपने ख़रीदा, ये वाला, उस पर काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए, जो ह्यूमन एफर्ट उस पर लगती है। और लेबर की हेल्प करने के लिए कोई भी चीज़ जो आपको ख़रीदनी पड़े या जिसकी कोई कीमत हो, उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के आइटम में काउंट करते हैं। अब क्योंकि लेबर जब काम कर रही होती है तो बड़ी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, मशीनरी, बिजली, अब हर चीज़ की कीमत है, पानी है, बिजली है, गैस है,
उनके औजार हैं, मशीनरी है, ठीक है। फिर उनके लिए एक सपोर्टिंग स्टाफ भी है। अगर आपके पास 1000 लेबर है तो कम से कम आपके पास 20 लोग ऐसे होंगे जो सफाई करते होंगे, 20 ऐसे होंगे जो अकाउंटेंट होंगे, 10 ऐसे होंगे सुपरवाइज़र होंगे। यहाँ लेबर से मुराद डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल प्योर मजदूर हर जगह होते हैं। आप किसी कॉलेज में जाएं, उसमें जो टीचर्स होंगे ना वो यहाँ डायरेक्ट लेबर कहलाती है। लेकिन उसके अलावा उस कॉलेज में एक अकाउंटेंट भी होगा, एक एडमिन भी होगा, एक उसका प्रिंसिपल भी होगा, स्वीपर भी होगा, वॉचमैन भी होगा। ये जो सारे टीचर्स को निकाल दें इसमें से, ये टीचर क्या कहलाएगी? डायरेक्ट लेबर। और इन तमाम लोगों की सैलरीज कहाँ काउंट होंगी? अब क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ये तमाम जो होते हैं ये बड़ी तादाद में होते हैं। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइब्रेरी चार्जेस, जो बुक्स आप लेकर उसमें रखते हैं, जो स्टेशनरी यूज़ होती है, जो टी ब्रेक्स यूज़ होती हैं तमाम स्टाफ के लिए, वो सारे भी किस में? ये इतने ज़्यादा कंपोनेंट हैं कि इनको रिकॉर्ड करना मुश्किल है। तो इन सबको अलग कहीं रिकॉर्ड करके एक ही खर्चे का नाम देकर इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड बना दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाए, ये हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़नी है तो हम फिर डिटेल में इनकी कैलकुलेशंस भी पढ़ेंगे। इसके अलावा बिजनेस का ये नेचर हो गया। अब देख लें बिजनेस की टाइप, नॉर्मल हमने पढ़ी हुई है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, इनके बड़े सवाल आते हैं। एक होता है पार्टनरशिप, और एक होती है कंपनी। और भी बिजनेस होंगे ना, सिंगल मेंबर कंपनी हो गया, या कंपनी की टाइप्स हो गई। अच्छा, ये सारी पढ़ कर जानी है, पार्टनरशिप की टाइप्स, कंपनी की टाइप्स मैंने भी पढ़ानी है आपको। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर है, खुद ही इन्वेस्ट किया है और खुद ही काम करता है। ज़रूरी नहीं खुद काम करे, लोगों को रखा होगा, लेकिन ओनर सिंगल है, यानी कि अपना नफ़ा और नुकसान इस अकेले बंदे का है। सेम उसी तरह दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोग नफ़े नुकसान के शरीक हो जाएं, या अलग इसकी पार्टनरशिप एट वेल है, पार्टनरशिप एट विल है, या शोइंग पार्टनर है, या साइलेंट पार्टनर है, या स्लीपिंग पार्टनर है, वो आगे की मसला है। लेकिन एक बंदे अकेला बिजनेस का ओनर नहीं होगा, और भी लोग होंगे। कंपनी का कंसेप्ट इन सबसे फिर अलग। पब्लिक ओनर होगी, इसमें फिर दो मेजर जो टाइप्स हैं उसमें दो है, एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में लिमिट होती है कि आप आई थिंक 50 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम ओनर्स हो सकते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज SECP में अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। इसमें इनफिनिटी ओनर्स हो सकते हैं क्योंकि पब्लिक होती है। जैसे ये आप लोग जाकर ना शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी के, तो आप भी ओनरशिप में हिस्सा मिल गया, लेकिन बहुत माइनर सा हिस्सा। अगर एक कंपनी के पास 1 मिलियन शेयर्स हैं, सही, तो इसका मतलब है उसके 1 मिलियन ओनर्स हैं, और जो नफा आएगा उस नफे का एक हिस्सा जो बांटा जाएगा वो तमाम में बराबर बराबर बांटा जाएगा। अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं और एक शेयर का हिस्सा 2 रुपये बन रहे हैं तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। मेरे पास 20 शेयर्स हैं और 2 रुपये का एक शेयर जो नफ़ा बन रहा है तो मुझे 40 रुपये मिलेंगे। किसी के पास एक शेयर है तो उसको 2 रुपये मिलेंगे साल के एंड पे। और ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में इसके शेयर्स इशू किए जाते हैं और पब्लिक खरीदती है। सही, तो ये बिजनेस की टाइप्स हैं। ये पूछेगा, लाइनिंग लिखकर पूछेगा कि बताएं इस तरह का बिजनेस क्या है। बाकी प्रोसीजर सबका सेम है जो हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबकी बनती हैं, ठीक है। हाँ, ये है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन वो ज़्यादा इतना नहीं पूछेगा। उसके लिए सबसे आसान हल ये है, आप कंपनी को रीड कर लें, उससे कम ही है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग, थोड़ी बड़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। चलें, इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं हम,
और डेट क्या है आज, 22 मार्च 2005 ये डेट है। तो कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज को रीड करेंगे, जर्नल एंट्रीज फिर उसको लेजर में पोस्ट करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो अकाउंटिंग साइकिल हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। जब अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल में, हाँ, जब कंप्लीट होगा तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मुकम्मल रीड कर चुके होंगे। तो उसके बाद फिर हम किसी और चैप्टर पे डेप्रिसिएशन या बल्कि एडजस्टिंग एंट्रीज पे जाएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे जाएंगे। ओके, थैंक यू।